की बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन आवंटन मामले में जस्टिस ढींगरा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब से कुछ ही देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों के सामने माना कि जमीन आवंटन में गड़बड़ियां हुई हैं। अगर कुछ गड़बड़ी न होती तो 182 पन्नों की रिपोर्ट न सौंपी जाती। जस्टिस ढींगरा ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट 2 हिस्सों में सौंपी है और वो इस रिपोर्ट के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। जस्टिस ढींगरा के मुताबिक ये सरकार पर निर्भर है कि वो उसे सार्वजनिक करे या फिर नहीं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि उन्हें रिपोर्ट मिल गई है और रिपोर्ट पढ़ने के बाद तय करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। रिपोर्ट अगर इरेगुलरिटीज नहीं होती तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस की रिपोर्ट देता कि इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं। मेरी रिपोर्ट में 182 पेज हैं, तो बिना मिले 182 पेज लिखने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं था। अगर गड़बड़ी ना होती तो 182 पन्नों की रिपोर्ट ना सौंपी जाती। जस्टिस ढींगरा ने यह बात कही है। साफ है कि हरियाणा में जमीन घोटाले को लेकर बनाए गए जस्टिस ढींगरा कमीशन की इस रिपोर्ट के बाद सियासी हलकों में भी बवाल मचने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से पता ये चला है कि जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट में कई सरकारी अधिकारियों को तमाम नियम कानून ताक पर रखकर प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इनमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। मोहित, आपसे जानना ये चाहेंगे, 182 पन्नों की ये रिपोर्ट है और जस्टिस ढींगरा ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर गड़बड़ियां ना होती तो इतनी बड़ी ये रिपोर्ट ना सौंपी जाती। क्या कुछ है इस पूरी रिपोर्ट में, क्या आप बता पाएंगे अगर आपके पास कोई जानकारी हो इस मामले में? तो देखिए, जस्टिस ढींगरा ने IBN 7 की उस खबर पर मोहर लगा दी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां होती ना तो शायद वो एक पेज की या फिर एक लाइन की रिपोर्ट बनाते और सौंप देते, जी जितने जमीन आवंटन हुए हैं उसके अंदर कोई भी ऐसा घोटाला नहीं है, कोई ऐसी कोई भी उसके अंदर गलत बात उनके सामने नहीं आई है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे 182 पेज की ये रिपोर्ट तैयार इसीलिए करनी पड़ी है क्योंकि उसके अंदर नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया और उनके पास ऐसे कई प्रूफ हैं जो कि उन्होंने इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। एक के अंदर तो उन्होंने कंक्लूजन लिखा है, उन्होंने पूरा एक सार लिखा है और सिफारिश की है कि इन मामलों में क्या क्या कार्रवाई बनती है, और एक उन्होंने साथ में और एक एनेक्सर लगाया है। उसके अंदर उन्होंने अपने सारे सबूत लगाए हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, उनको उसकी जानकारी दी है। इसके अलावा जो उनको कागजी कार्रवाई के तहत उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिले हैं उस सबको उन्होंने साथ में अटैच किया है। तो बड़ी एक पुख्ता रिपोर्ट होने का दावा किया है जस्टिस ढींगरा ने। काफी कॉन्फिडेंट थे वो। उन्होंने सीएम के पास ये रिपोर्ट सौंप दी और फिलहाल वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकल भी चुके हैं और वो ये बात कहकर गए हैं कि इस जमीन आवंटन के जो मामले हैं इसके अंदर गड़बड़ियां हुई हैं। 6 ऐसे मामले हैं जो कि हमने आपको बताया था कि इसके अंदर कार्रवाई की बात की गई है और रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी इस रिपोर्ट के अंदर की गई है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। इन 2 नामों के अलावा साथ ही साथ जस्टिस ढींगरा ने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि तमाम कई सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कंट्री एंड टाउन प्लानिंग जो महकमा है हरियाणा सरकार का, उसके उस वक्त के कई अधिकारी शामिल थे और इसी वजह से नियमों को ताक पर रखकर सोची समझी प्लानिंग के साथ ही चेंज ऑफ लैंड यूज हुआ, CLU जिसे कहा जाता है। यानी पहले से ही जो बायर्स थे, जो बिल्डर्स थे, जो कंपनियां थी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी भी है, उसको पहले से पता था कि किस जमीन का जो लैंड यूज है वो चेंज हो सकता है और उसके लिए पहले ही बातचीत कर ली गई और उसके बाद सोची समझी प्लानिंग से उस इलाके में, गुड़गांव का इलाका जो कि एक तरह से जहां पर जमीन इस वक्त सोने से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है, वहां पर जमीन पहले ही बिल्डर अपने कुछ प्राइवेट लोगों के जरिए खरीद लेता है। उसके बाद उसका चेंज ऑफ लैंड यूज होता है। उसी के बाद जो जमीन है वो 700-800% महंगे रेट पर बेची जाती है। तो सोची समझी प्लानिंग से ये पूरा जमीन आवंटन हुआ, ये बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। मोहित, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त चुनाव हो रहे थे उस वक्त बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था हरियाणा में और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा था कि सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो फिर तमाम दामाद जी पर भी जो आरोप लगे हैं उसकी भी तफ्तीश कराई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की भी बात कही गई थी। अब
मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अब आगे ये पूरा मामला जाएगा? आजाद सिंह रिपोर्ट वीआईपी की। देखिए, फिलहाल मनोहर लाल खट्टर एक नपातुला स्टेटमेंट देकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, एक राजनीतिक उनकी रैली है जिसमें वो शिरकत करने के लिए चले गए हैं चंडीगढ़ से। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, जो हमें उम्मीद थी, जो हमें पता था कि सरकार ने क्या बोलना है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलते सीधा वहीं। Constitution of Dhingra Commission was but a mere cog in that wheel of malicious witch hunt propagated and perpetuated by BJP and Modi and Khattar government for years together. Circumstances and facts clearly suggest that Justice S.N. Dhingra Commission of Inquiry has been completely unable to appreciate the conspiracy of name calling and mudslinging without an iota of evidence. The naked prejudice in the very constitution of Dhingra Commission is apparent from one simple fact. Various state governments have given a license for 33,697 acres of land, including over 11,000 acres of land in Gurgaon. Out of this, the Dhingra Commission was asked to inquire, out of 33,697 total and over 11,000 acres in Gurgaon, the Dhingra Commission was asked to inquire only 16 cases of commercial licenses, totaling a merely 63.40 acres, only because Skylight Hospitality belonging to Mr. Vatra had a license for a small 2.7 acres in the same. There is till date not a whisper of any foul play, any wrongdoing, any violation of law, policy, rules or regulation in grant of license to Skylight Hospitality owned by Mr. Vatra. रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बचाव कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा का। कहा ये उसी जस्टिस ढींगरा की जो रिपोर्ट है उसी पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जितनी भी जांच के आदेश दिए गए थे उनमें से सिर्फ 16 जगहों की ही जांच की गई है और वो भी उन तमाम जगहों के बारे में रिपोर्ट सौंपी गई है जहां पर रॉबर्ट वाड्रा की जमीन है और जो नियमों के आधार पर ही उन्हें आवंटित की गई है। बात करेंगे दिल्ली जाम और बारिश की। कुछ ही घंटों की बरसात ने आज दिल्ली को बेहाल कर दिया, दिल्ली को बदनाम कर दिया। जगह जगह जलजमाव और जाम ने दिल्ली वालों को खूब चकाया। हाल ये रहा कि बारिश खत्म होने के घंटों बाद भी ट्रैफिक धीमी रफ्तार से ही चलता रहा। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने जलजमाव पर आईआईटी के छात्रों के सामने बात करते हुए तंज कसा और कहा कि आप क्या बोट पर बैठकर आए हैं। अंडरपास से गुजरती बस कुछ यूं जलजमाव में फंसी कि यात्रियों की जान सांसत में पड़ गई। ये उत्तरी दिल्ली के जखीरा का मामला था। फायर ब्रिगेड की मदद लेकर यात्रियों को जैसे तैसे सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला गया। जो यात्री बस से नीचे उतरे वो गले तक पानी में डूबे थे। दिल्ली में पहली बार क्लस्टर बसें यहाँ पर डूबी दिखाई दे रही हैं। जो मैं उन बसों के जो ड्राइवर हैं जो उस वक्त चला रहे थे बस, उनसे ही बात कराता हूं कि क्या वजह थी कि उनको इतनी गहराई में गाड़ी ले जाने की जरूरत पड़ गई। कौन सी नंबर की गाड़ी आप लेके चल रहे थे? 16 के रूट की। हाँ। इतनी गहराई नहीं थी जी, पानी कम था पहले तो। हाँ। कारें भी निकल रही थी, जब कारें निकल रही थी तो हमने भी अपनी गाड़ी निकाल ली। लेकिन ये अकेली बस नहीं थी जो जलजमाव में फंसी थी। कई जगह तो ऐसा नजारा भी देखा गया कि बस रेंग रही थी और बस में पानी घुसा हुआ था। सड़कों पर पानी लगने के कारण ट्रैफिक पर इसका सीधा असर पड़ा। बारापुला फ्लाईओवर पर तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में तो ऐसा जाम लगा कि फंसे हुए लोग आपस में ही भिड़ गए। इस भिड़ंत में गाड़ी का शीशा ही फूट गया।
आम लोग ही नहीं, बारिश की इस अफरा तफरी का असर वीआईपी मूवमेंट पर भी पड़ा। सेनाध्यक्ष जनरल दरबीर सुहाग अपने तय कार्यक्रम में देरी से पहुंचे तो अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने आईआईटी में छात्रों के सामने बोलते हुए तंज कर डाला कि लगता है आप लोग बोट से आए हैं। Swati, good morning. Thank you very, very much. Thank you very much. You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. 45, when I on my way to this place, halfway, I was asked, stroke requested, to go back, since you all were stuck in, or some of you are stuck in. दिल्ली के जिन इलाकों में जाम की समस्या देखी गई उनमें प्रमुख थे धौला कुआं, मायापुरी, नई दिल्ली, शांतिवन, पंचशील रोड, अरविंदो मार्ग, आश्रम चौक, सराय काले खां, हनुमान सेतु, आजादपुर अंडरपास, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, ट्रांस यमुना के इलाके, पंजाबी बाग, मयूर विहार और गाजीपुर के इलाके प्रमुख थे। हमारी मोटरसाइकिल्स और हमारी जो गाड़ियां हैं वो कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आप जानते ही हैं, उस पे हम लोग कंटिन्यूसली अपडेट देते हैं कि आज कहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई है, कौन से रूट अवॉइड करें, कौन से लें। सबसे ज़्यादा बारिश का जो रिकॉर्ड 8:30 से 11:30 के बीच में हमने किया है और वो 63 मिलीमीटर यानी कि लगभग 6 सेंटीमीटर बारिश 3 घंटे में हुई है सफदरजंग एयरपोर्ट के आसपास। उसी तरह पालम में भी लगभग 6 सेंटीमीटर बारिश हुई है, लोधी रोड में भी 6 सेंटीमीटर बारिश हुई है। उत्तरी दिल्ली में कम बारिश हुई है, दक्षिणी दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में बारिश ज्यादा हुई है। लेकिन ये बरसात और उससे पैदा हालात बड़ा सवाल छोड़ गए। क्या देश की राजधानी का हाल कुछ घंटों की बरसात में ये होना चाहिए? क्या ये दिल्ली की व्यवस्था देखने वालों के लिए शर्मनाक स्थिति नहीं है? क्या सरकार को दिल्ली के इंतजाम पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है? बारिश की वजह से हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली बदनाम हुई जाम तेरे लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों के सिलसिले को भी बढ़ाएंगे। तो एक तरफ आज दिल्ली जल से जाम हो गई तो वहीं महानगर मुंबई में आज ऑटो रिक्शा का चक्का जाम रहा। ओला, उबर जैसी प्राइवेट टैक्सी कंपनियों के खिलाफ बुलाई गई एक दिन की हड़ताल की वजह से लोगों को दिन भर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे देख रहा हूँ कि रिक्शा कोई रुक नहीं रहे, कोई शेयरिंग है, कुछ है, तो ये चीज है कि ये लोग पहले तो हमें बताते नहीं है। सेवा सुविधा पब्लिक को अच्छी तरह देना चाहिए। Just came 5 minutes and there are no rickshaws, so we are upset. पब्लिक को ऐसे अड़चन में डालना वो सही बात नहीं है। मुंबई में अपनी मंजिल तक पहुंचना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। उस पर बुधवार को ऑटो रिक्शा टैक्सी मेंस यूनियन की एक दिन की हड़ताल ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। दफ्तर, स्कूल और कॉलेज जाने वाले सभी लोग बेहाल नजर आए। ओला और उबर निजी कैब कंपनियों के खिलाफ रिक्शा यूनियन के करीब 1,04,000 ऑटो टैक्सी के सड़कों से गायब हो जाने से लोगों को मजबूरन बेस्ट की बसों में धक्के खाने पड़े। जो लोग हैं वो घर से निकले हैं दफ्तर के लिए और ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्हें ऑटो रिक्शा कहीं भी नहीं मिल रही है। एक ऑटो के पीछे लगभग 10 से 20 लोग जो है वो दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी मुंबईकरों को ऑटो जो है वो समय से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे बहुत देर से हम खड़े, पिछले 20 मिनट से कुछ रिक्शा ही नहीं मिल रहा है। हर दिन सैकड़ों रिक्शा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है, पर आज स्ट्राइक होने के कारण गिनी चुनी रिक्शा यहाँ पर नजर आ रही है। ये टोटल स्ट्राइक जो बुलाना है टोटल गलत है। उनकी डिमांड उनकी जगह पर ठीक है, बट पब्लिक को ऐसे पब्लिक को ऐसे अड़चन में डालना वो सही बात नहीं है। स्ट्राइक इज नॉट द वे। अगर आपको कुछ जगह जताना है, कुछ करना है तो आप डायरेक्टली जाइए, बात कीजिए ऊपर में, लेकिन हम आम पब्लिक को क्यों सफर कर रहे हो। मुंबई में काली पीली टैक्सी और ऑटो रिक्शा की हड़ताल का असर तेज रफ्तार दौड़ने वाली माया नगरी पर साफ नजर आया।
ऑटो यूनियन की हड़ताल पर जाने की वजह उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। ऑटो यूनियन चाहती है कि अवैध रूप से चलने वाली बसें कॉल सेंटर की कारों पर कार्रवाई कर उन्हें बैन किया जाए। ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर टैक्सी सर्विस पर भी सामान्य टैक्सी के नियम लागू हों। जिस भी ऑटो चालक के पास 3 साल पुराना लाइसेंस हो उसे बैच के लिए हकदार माना जाए। लोकतंत्र ने हमें दिया हुआ अधिकार है और वो हम अपना रहे और जाहिर है अगर इस प्रकार का आंदोलन किए बिना अगर कुछ मिलेगा नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हमको करके दिखाना चाहिए। वहीं पुणे में भी ऑटो यूनियन की हड़ताल के चलते तोड़फोड़ देखने को मिली। यूनियन के तेवर से साफ है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो वो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे जनता की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और अब बात हमारे प्राइम टाइम शो, हम तो पूछेंगे कि आज के बड़े सवाल की। हमारा आज का सवाल है, क्या केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई ने दिल्ली को डुबो दिया? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। HTPY हाँ के लिए, HTPN ना के लिए समय 5 पर SMS कर दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं #HTP और #दिल्ली रेन से। खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर अपनी राय शेयर कीजिए।